Hello students, today we will start chapter 5 organizing. Every student know that organizing is the function of management. There are the 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So organizing is the second function of management. What सबसे first of all start, what do you mean by the organizing? Organizing होता क्या है? कहते हैं organizing is that function of the management in which we create the structure of our business. It means इसमें इस फंक्शन में हम बिजनेस का पूरा एक लेआउट प्रिपेयर करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं. इन दिस स्ट्रक्चर वी मेक डिपार्टमेंट्स, डेजिनेशंस क्रिएट करते हैं. इस डिपार्टमेंट में हर डेजिनेशन की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है. एंड वी आल्सो क्रिएट ए रिलेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स. ठीक है. एंड वी आल्सो गिव रिसोर्सेज टू ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. दिस फंक्शन ऑफ इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. यानी ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन होता है जिस फंक्शन के थ्रू हम पूरे बिजनेस का एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं. इन दिस स्ट्रक्चर वी मेक डिपार्टमेंट्स, we make designations in each department. We also assign authority and responsibility. We also create a relation between various departments, and we also assign resources to each department according to their requirement. This function is called the organizing function. ये डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको लर्न करा रखी है. अगर स्टूडेंट्स बुक में डेफिनेशन गिवन है वो डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद आता है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है. ठीक है. अब मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन होता है जिसमें हम पूरे बिजनेस का एक लेआउट प्रिपेयर कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. जिसमें हम बिजनेस का एक ढांचा तैयार करते हैं, जिसमें हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, डेजिनेशंस बनाते हैं, हर डेजिनेशन की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, उनके रिलेशंस क्रिएट करते हैं, हु इज सीनियर, हु इज सबऑर्डिनेट. और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट वाइज हम रिसोर्स भी असाइन करते हैं. तो उस फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग. आई थिंक मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस. इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में द फर्स्ट पॉइंट विल बी आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. Identification and division of work, it means first of all in organizing function we identify the work. After identification of the work is also divided into small parts, and each part is also assigned to an individual person so that individual is also perform the same work again and again and also become the expert in each work. So this is called the identification and division of work. Second point will be departmentalization. Departmentalization का मतलब होता है मेकिंग डिपार्टमेंट्स. कहते हैं आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉल लोड्स, दोज वर्क हु हैव द सेम नेचर इज आल्सो पुट इन वन डिपार्टमेंट, इज आल्सो पुट इन वन ग्रुप, एंड दैट ग्रुप इज आल्सो कन्वर्टेड इन वन डिपार्टमेंट. So there are the two methods for making the department in our business. First method will be functional departmentation and second will be divisional departmentation. Functional departmentation departments बनाने का वो method है, या functional departmentation means in this method we make the department in our whole organization on the behalf of function. इसमें हम functions के behalf पर department बनाते हैं. And divisional departmentation method is that method in which we make the department in our business on the behalf of product. ठीक है. तो दिस मेथड इज कॉल्ड द डिविजनल. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस फैन प्रोडक्ट पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो फैन को प्रोड्यूस करने के लिए हम वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. जैसे प्रोडक्शन भी हो रहा है, फाइनेंस भी हो रहा है, ठीक है, उसके बाद परचेज की भी जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल, उसके साथ साथ मार्केटिंग भी करते हैं. यानी हम वेरियस एक्टिविटी कर रहे हैं. बेटा हर एक्टिविटी, हर फंक्शन का हमने क्या बना दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया. तो उसको बोला जाता है कि वी मेक द डिपार्टमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बिहाफ ऑफ फंक्शन. जब भी हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें वेरियस फंक्शन, वेरियस एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़ती है. बेटा हर एक्टिविटी का हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया. जैसे परचेज करते हैं तो परचेज डिपार्टमेंट बना दिया.
ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस करते हैं तो फाइनेंस का डिपार्टमेंट बना दिया। हर एक्टिविटी का हम डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फंक्शनल मेथड है डिपार्टमेंट्स बनाने का। डिविजनल मेथड means that method in which we make the department on the behalf of product, जिसमें हम प्रोडक्ट के बिहाफ पर डिपार्टमेंट बनाते हैं। कहते हैं डिविजनल मेथड इज जनरली एप्लीकेबल इन दोज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, who produce more than one product। कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उन ऑर्गेनाइजेशंस में हम डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर में अगर एक कंपनी मान लो फैमिली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, इसके साथ साथ वो मशीन भी बनाती है या उसके साथ साथ वो सोप बना रही है, इसके साथ साथ वो कार भी बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती है। बेटा हर प्रोडक्ट का एक क्या बना दिया मैंने, डिपार्टमेंट बना दिया हर प्रोडक्ट का। अब फैन वाला जो डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन भी करेगा, परचेज भी करेगा, फाइनेंस भी करेगा और इसके साथ साथ मार्केटिंग एक्टिविटी सारी इसी में हो जाती है। इसमें भी 4 एक्टिविटी होंगी, इसमें भी 4। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 1 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रोडक्ट का एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। बेटा उस मेथड को क्या बोला जाता है, डिविजनल मेथड। सो इन सेकंड पॉइंट डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है वी मेक द डिपार्टमेंट्स इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर द 2 मेथड फॉर मेकिंग द डिपार्टमेंट, फंक्शनल एंड डिविजनल। इन फंक्शनल मेथड वी मेक द डिपार्टमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ फंक्शन and in divisional method we make the department on the behalf of product। ठीक है, ये जनरली सिंगल लाइन प्रोडक्ट के लिए यूज होता है और डिविजनल जनरली जो कंपनी मोर देन 1 लाइन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है तो वहाँ डिविजनल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बेटा डिपार्टमेंट्स बन गए, वर्क को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो वर्क सेम नेचर के थे उनका ग्रुप बना दिया, एवरी ग्रुप को एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और डिपार्टमेंट बनाने के 2 मेथड थे, फंक्शनल एंड डिविजनल। यानी यहाँ तक हमने सेकंड स्टेप तक डिपार्टमेंट्स बना दिए। थर्ड आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। कहता है इन थर्ड स्टेप में, ठीक है, वी असाइन द ड्यूटी टू डिपार्टमेंटल मैनेजर। द ड्यूटी आर असाइन टू एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कैपेसिटी एंड स्किल्स। कहता when we assign the duty to departmental manager then we also give the job description document। in job description document में the duty is also mentioned, ठीक है, to every employee। तो कहते हैं कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में हम डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को ड्यूटी असाइन करते हैं। ड्यूटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनको असाइन कर रहे हैं। और कहता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं तो एक जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है और जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर मेंशन होती है कि आज उनको क्या वर्क परफॉर्म करना है, कैसे करना है, कहाँ से रिसोर्सेज लेने हैं और कहाँ से क्या कैसे कैसे वर्क परफॉर्म करना है। इट मीन्स एवरी इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट। तो इन थर्ड पॉइंट में बेटा हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी। अब फोर्थ पॉइंट आता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने से क्या वो वर्क परफॉर्म करेगा मैनेजर? नहीं, क्योंकि उसको क्या नहीं दी गई है, पावर। क्योंकि जब तक पावर नहीं दी जाएगी तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं हो सकती। सो इन फोर्थ पॉइंट स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मीन्स इन दिस step we also assign some authority to our departmental manager, but the authority is assigned to departmental manager according to their responsibility, because authority is always equal to responsibility. If we give less authority then the departmental manager cannot perform his responsibility proper manner। अगर हम उसको कम अथॉरिटी देंगे तो वो पूरा नहीं कर पाएगा। इफ यू गिव मोर अथॉरिटी तो वो अपनी पावर का क्या करेगा, मिस यूज करेगा। सो अथॉरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कहते जैसे ही हम अथॉरिटी असाइन कर देते हैं वैसे ही सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन भी क्लियर डिफाइन हो जाता है एंड क्लियर ये इंडिकेट हो जाता है हु इज सीनियर एंड हु इज सबॉर्डिनेट, बिकॉज दैट पर्सन हु हैव मोर अथॉरिटी, ठीक है, दिस इज द सीनियर, और जिसके पास लेस अथॉरिटी होती है वो कौन होता है, सबॉर्डिनेट। तो जैसे ही हम अथॉरिटी असाइन कर देते हैं बेटा सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन भी क्लियर डिफाइन हो जाता है। तो ये थी हमारी ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट हमने वर्क को आइडेंटिफाई किया। वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उनको अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन्स में असाइन कर दिया ताकि स्पेशलाइजेशन आए। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट्स बनाए। डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के बाद हमने उनको क्या दे दी, पावर दे दी।
ठीक है। तो पावर देने के बाद हमारा एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है कि कौन सीनियर है और कौन सबॉर्डिनेट है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस। देखो जो ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस है वो टोटल इसकी प्रोसेस पे डिपेंड करती है। टोटल ऑर्गेनाइजिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो इसकी प्रोसेस पे डिपेंड करती है। बड़े अच्छे से ध्यान से सुनना। सबसे पहली इंपॉर्टेंस आती है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, कि भाई ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से हमें स्पेशलाइजेशन अचीव होता है। बेटा ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस का कौन सा पॉइंट है या इस प्रोसेस का कौन सा स्टेप है जिससे स्पेशलाइजेशन आ रहा है, बताओ आप लोग। बड़े अच्छे से भी बता रखा है। यस, फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क से हम स्पेशलाइजेशन अचीव होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कहता है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन वी डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज आल्सो असाइन्ड एन इंडिविजुअल पर्सन। When the individual person perform the same work again and again, that every individual is also become the expert in his work. So with the help of organizing function we also got the benefit of specialization. Good. तो पहली वाली जो इम्पोर्टेंस थी वो फर्स्ट वाली स्टेप से हाईलाइट हुई। क्लियर? यस, ओके। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस विल बी क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। कहते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में देयर इज ए क्लियर रिलेशन बिटवीन द सीनियर एंड सबॉर्डिनेट। ठीक है, क्लियर डिफाइन होता है हु इज सीनियर एंड हु इज सबॉर्डिनेट। बच्चों बताओ कौन से स्टेप से सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन क्लियर डिफाइन हो रहा है? यस, फोर्थ स्टेप से। सेकंड वाला किससे डिफाइन हो रहा है? फोर्थ, क्योंकि जैसे ही आपने पावर असाइन कर दी है वैसे ही सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन क्लियर डिफाइन हो गया। हु इज सीनियर, हु इज सबॉर्डिनेट, क्योंकि जिसके पास मोर अथॉरिटी है, जो पावर दे रहा है वो सीनियर, जो पावर ले रहा है वो सबॉर्डिनेट। तो कहता है इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर इज ए क्लियर रिलेशन बिटवीन द सीनियर एंड सबॉर्डिनेट एंड क्लियर डिफाइन होता है हु इज सीनियर एंड हु इज सबॉर्डिनेट। कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसका ऑर्डर फॉलो करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंस। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहता है इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर इज ए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ठीक है, और जब ओवरलैपिंग नहीं होगा तो डेफिनेटली रिसोर्सेज क्या होंगे? प्रॉपर यूटिलाइज होंगे। तो कौन से स्टेप से हाईलाइट हुई है इंपॉर्टेंस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन? बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी से। कहते हैं इन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में हम एम्प्लॉय को जैसे ही ड्यूटी असाइन करते हैं तो एक जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के थ्रू हम उनको ड्यूटी असाइन करते हैं। यानी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका नाम जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट है। उसमें क्लियर मेंशन करते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय ये वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, और वो हैंड ओवर कर देते हैं। और जैसे ही मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट मिल जाता है मुझे क्लियर होता है कि आज मुझे क्या काम करना है, मुझे वही वर्क परफॉर्म करना है जो जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में मेंशन है। तो इट मींस कोई भी एम्प्लॉय उस सेम काम को, ठीक है, या दो एम्प्लॉय उसी सेम काम को अगेन एंड अगेन परफॉर्म नहीं करेंगे। और अगेन एंड अगेन परफॉर्म नहीं करेंगे तो वर्क ओवरलैपिंग नहीं होगा, और ओवरलैपिंग नहीं होगा तो बेटा रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे। So in organizing function we use all the resources in a proper manner, there is no wastage of resources। ये इम्पोर्टेंस आपको थर्ड वाले पॉइंट के स्टेप से हाईलाइट हुई है। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद फोर्थ आता है अडॉप्शन टू चेंज। अडॉप्शन टू चेंज में, ठीक है, ये इसका है अडॉप्शन टू चेंज वाला जो इम्पोर्टेंस का है वो फर्स्ट से नहीं सेकंड वाले पॉइंट से हाईलाइट हुआ है, सेकंड से। अडॉप्शन टू चेंज का मतलब होता है इफ एनी चेंज वी वांट टू अडॉप्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देन जनरली ऑल एम्प्लॉयज आर ऑब्जेक्टेड। ठीक है, ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक है, अपोज करते हैं, बिकॉज एम्प्लॉय किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। हम कोई नई टेक्निक, कोई नया मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं, जनरली एम्प्लॉयज क्या करते हैं? अपोज करते हैं। लेकिन कहता विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन वी अडॉप्ट एनी न्यू चेंज इन आवर बिजनेस इजिली। ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दैट चेंज आर अडॉप्ट इन वन डिपार्टमेंट। इफ द वन डिपार्टमेंट आर हैबिचुअल टू परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्निक देन द सेम चेंज इज आल्सो अडॉप्ट इन नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, और जब नेक्स्ट डिपार्टमेंट हैबिचुअल हो जाता है सेम वर्क को परफॉर्म करने के लिए या उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, फिर वही चेंज अगले डिपार्टमेंट में, और इन दिस वे द होल चेंज इज आल्सो अडॉप्ट इन द होल ऑर्गेनाइजेशन।
So we can say that with the help of organizing function we can adapt any change in our organization without any objection. फिर बच्चे सोचते हैं मैम एक बात बताओ, हम कोई चेंज को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो डिपार्टमेंट वाइज कैसे? बच्चे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट एक स्मॉल पार्ट है। हम सबसे पहले अगर उस चेंज को पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ अडॉप्ट कर देते हैं तो ऑल एम्प्लॉय अपोज कर देते हैं, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ अपोज करेगा तो उन सबको टैकल करना हमारे लिए बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। सो सबसे पहले उस नए चेंज को एक स्मॉल लेवल पे अप्लीकेबल करके देखा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट में। एक डिपार्टमेंट में 10 से 15, 20, 25 एम्प्लॉय होते हैं। वो उस एम्प्लॉय अगर अपोज भी करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन उनको कह सकता है या मैनेजमेंट उनको कह सकती है इफ यू डोंट एग्री टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्निक देन यू रिजाइन। आप रिजाइन भी कर सकते हो, या आप उनको अगर आपका इंटरेस्टेड नहीं है तो आप लेफ्ट कर दो, या कोई भी उनको ऐसे करके बता सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वो अपोज नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। जब एक एग्री हो गया तो दूसरे में एप्लीकेबल कर दिया, दूसरा भी ऐसे ही एग्री हो जाता है, फिर तीसरे में, और ऐसे करके पूरे बिजनेस में उस चेंज को हम विदाउट ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लम इजिली से क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इट मीन्स चेंज आर अडॉप्ट विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट्स। और डिपार्टमेंट कौन से स्टेप से बने? डिपार्टमेंटलाइजेशन में डिपार्टमेंट बने। तो इन डिपार्टमेंट्स की हेल्प से हम किसी भी चेंज को इजिली से क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जनरली थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए बड़े अच्छे से देखना। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में देयर आर द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड वी आल्सो क्रिएट ए रिलेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। और कहता है व्हेन वी क्रिएट द रिलेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन इज आल्सो क्रिएट बिटवीन डिपार्टमेंट्स। और कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा तो डिसिप्लिन क्रिएट होगा, और बच्चे डिसिप्लिन क्रिएट होगा तो डेफिनेटली हमारे होल ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिपार्टमेंट्स बनाए, वेरियस डिपार्टमेंट्स में रिलेशन क्रिएट किया, रिलेशन क्रिएट करने के बाद क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरडिपेंड है सो उनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया, और कोऑर्डिनेशन क्रिएट होने से डिसिप्लिन क्रिएट हुआ, डिसिप्लिन क्रिएट होने से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट हुआ। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करने में भी क्या कर रहा है, हेल्प करता है। 6 एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कहता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की हेल्प से मैं अपने बिजनेस को इजीली से एक्सपेंड कर सकती हूँ और फ्यूचर में मेरा बिजनेस क्या कर सकता है, ग्रोथ। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ठीक है स्पेशलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और अगर ये सारी चीजें होती है तो ऑटोमेटिक मेरा बिजनेस क्या होगा, एक्सपेंड होगा, फ्यूचर में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ये अपने आप में कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं है इन सबको मिला के, क्योंकि जब रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज होने लग जाते हैं, स्पेशलाइजेशन आ जाता है, डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है, तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस फ्यूचर में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। कोई स्पेशल ऐसा नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट। लास्ट इंपॉर्टेंस आपकी डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। बेटा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में एक अलग कंसेप्ट आती है और उस कंसेप्ट का नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसी में आगे आएगा इस चैप्टर में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उस कंसेप्ट के बिहाफ पे, स्टेप के बिहाफ पे तो नहीं बता रखा, उस कंसेप्ट के बिहाफ पे इसकी इंपॉर्टेंस बता रखी है। ठीक है, कभी आप स्टेप्स में इसकी इंपॉर्टेंस को ढूंढो नहीं, इस कंसेप्ट के बिहाफ पे ये इंपॉर्टेंस हाईलाइट हुई है। तो ऑर्गेनाइजिंग की एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती क्या है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है जब एक सीनियर का वर्कलोड ज्यादा हो जाता है तो सीनियर अपना सम वर्क अपने सबॉर्डिनेट को असाइन कर देता है और उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्या देता है, पावर दे देता है। बेटा उसी को क्या बोला जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय कैसे डेवलप होता है। कहता है मैंने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की जो इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, व्हेन ए सीनियर डेलीगेट सम वर्क टू देयर सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, देन द सबॉर्डिनेट इज आल्सो वांट टू परफॉर्म दिस वर्क इन ए बेस्ट वे। So in this way, the subordinate is also develop new idea, new methods in their own mind. ठीक है, वो in his own mind कहता है जब वो अपने दिमाग में नए नए आइडिया, नए नए मेथड डेवलप कर रहा है तो इससे उसका इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब उसका इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल इंक्रीज होगा तो कहता है कि एम्प्लॉइज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे मेरे सीनियर ने मुझे एक वर्क असाइन करा
और उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए पावर दे दी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उस वर्क को बहुत बेस्ट तरीके से परफॉर्म करूँ। इसके लिए मैं कुछ नए आइडिया, कुछ नए मेथड्स, कुछ नए तरीके मैं क्या करूँगी, अपने माइंड में थिंकिंग करूँगी, सोचूंगी कैसे किया जाए ताकि मैं बहुत अच्छे से इस काम को करूँ और मेरा सीनियर मेरे वर्क से क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। तो कहता है जब मैं अपने माइंड में नए नए आइडिया क्रिएट कर रही हूँ, डेवलप कर रही हूँ, तो उससे मेरा इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साथ ही मेरे सीनियर का भी इनिशिएटिव क्रिएटिव लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो उसने रूटीन टास्क था वो मुझे हैंड ओवर कर दिया और वो अपने मेन टास्क पर क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है और मेन टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए वो भी अपने माइंड में कुछ नए आइडिया डेवलप कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं सबका ही क्या होता है, इनिशिएटिव और क्रिएटिव लेवल इंक्रीज होता है और सभी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। तो ये थी बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जनरली ऑर्गेनाइजिंग की ऑल ओवर इंपॉर्टेंस इसकी प्रोसेस से ही हाईलाइट होती है। ठीक है, तो आप एक बार मैंने वैसे बता भी दिया कि कौन से स्टेप से कौन सी इंपॉर्टेंस आई है। आप लोग फिर भी एक बार इनको जरूर बुक से रीड करो और कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो जरूर एक बार मेरे से डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।